स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। हरियाणा के चुनाव के परिणाम जब सामने आए तो उस परिणाम को देखने के बाद हर कोई चौंक गया। वो परिणाम हैरान कर दिया। सारे विश्लेषकों का जो अनुमान है वो गलत हो चुका था। मुझ जैसे राजनीति के छात्र के लिए भी एक कहीं ना कहीं एक उदाहरण हरियाणा बना। हरियाणा की राजनीति से और हरियाणा के इस परिणाम से मुझ जैसे राजनीति के छात्र को भी काफी कुछ सीखने को मिला। और मैं अक्सर कहता हूँ कि राजनीति में कोई भगवान नहीं बन सकता है, राजनीति में केवल आप छात्र रह सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आज मैं हरियाणा के चुनाव परिणाम के दूसरे स्वरूप का विश्लेषण करूंगा। आज मैं हरियाणा के चुनाव परिणाम का वो स्वरूप का विश्लेषण करने जा रहा हूँ जो शायद आपको नहीं पता। कुरुक्षेत्र वो जगह था जहाँ महाभारत हुई थी और महाभारत में अभिमन्यु को किस प्रकार से चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु का अंत करवा दिया गया था वो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आज के टाइम में 2024 में हरियाणा असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ वैसे ही चक्रव्यूह के बुनियाद रखा और उस चक्रव्यूह में यहाँ पर अभिमन्यु के रूप में कांग्रेस पार्टी थी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया भी। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ऐसा झटका भी दिया कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम चिल्लाती रही लेकिन खेला हो गया। रणनीति को इस कदर समझिए कि इस रणनीति किस प्रकार का था। नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले चुनावी रैली को संपन्न कर देते, चुनावी रैली को समाप्त कर देते। क्या नरेंद्र मोदी ने ये इसलिए कर दिया कि बीजेपी की वहां हार पक्की थी? सच्चाई तो ये था कि 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने खुद ये मान लिया था कि हरियाणा नहीं जीत सकेंगे। लेकिन रणनीति का ही हिस्सा था कि कांग्रेस पार्टी को इतना आत्मविश्वास में ला दो कि कांग्रेस पार्टी गलतियां करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान गलतियां किया था। वही गलतियां कांग्रेस पार्टी ने भी आत्मविश्वास में आकर कर दिया। जब कुछ विश्लेषक, कुछ राजनीति के भविष्यवक्ता ये कहने लगे थे कि हरियाणा में 3 चीज चल रही है, पहला कांग्रेस का लहर, दूसरा कांग्रेस का आंधी और तीसरा कांग्रेस का सुनामी। सच्चाई ये था कि हरियाणा में ओबीसी वर्सेस जाट भी चल रहा था। जो ओबीसी जाति के लोग हैं वो एक जाट मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाह रहे थे। जरा आप कल्पना कीजिए कि चुनाव से पहले जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गठबंधन करने कहा था तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए तैयार नहीं थी। अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी 2 सीटें ही दे देती। वो जो अहीर बेल्ट है जहां पर यादवों की बड़ी आबादी है उन जगहों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जो जीत हासिल की है वो जीत हासिल नहीं कर पाती। लेकिन दूसरी कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो यादव है वो तेजस्वी यादव के चेहरे पर वोट दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो यादव है वो मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर वोट दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हरियाणा के यादव भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा के जो यादव है वो भाजपा के साथ ही रहते हैं। और ऐसी खबरें भी है कि भारतीय जनता पार्टी यादव डिप्टी सीएम हरियाणा में दे सकता है। महज 0.85% वोट शेयर से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। कई मौके बीजेपी के साथ भी आए। दिल्ली विधानसभा में देखे तो बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा था। 2015 का विधानसभा के चुनाव को हम देखें तो बिहार में अकेले दम पर बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट शेयर था, लेकिन उसका बाद बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। हरियाणा विधानसभा के परिणाम को आप 2 रूपों में देख सकते हैं। पहला ये कि नरेंद्र मोदी का मैजिक अभी भी कायम है। दूसरा ये कांग्रेस पार्टी में आत्मविश्वास लोकसभा के बाद काफी आ गया था। ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़ी कामयाबी नहीं था लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस पार्टी ये गलतफहमी जी रही थी कि लोकसभा के चुनाव में जनता ने इंडिया गठबंधन को स्वीकार कर लिया। सच्चाई ये था जनता ने इंडिया गठबंधन को स्वीकार नहीं किया। अगर जनता इंडिया गठबंधन को स्वीकार करती तो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई गठबंधन नहीं था। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में नहीं थी। सच्चाई बता रहे हैं, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में नहीं थी। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन बंगाल में था। तो क्या बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के साथ छोड़कर लेफ्ट और कांग्रेस को वोट दिया? जवाब है नहीं। ममता बनर्जी का क्या कोई गारंटी है कि वो बीजेपी में नहीं जा सकते, एनडीए में नहीं जा सकती? सच्चाई तो ये है कि वो पहले भी एनडीए में रही है। कुछ मुद्दों पर अगर बात बन जाए तो ममता बनर्जी आज भी एनडीए में आ सकती है। दूसरी तस्वीर ये, जब उपचुनाव हो रहे थे, उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे थे और ममता बनर्जी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर ममता बनर्जी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए तो ये बताने की कोशिश हुई, ये नेगेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि इंडिया गठबंधन का लहर है जनता में। जबकि सच्चाई ये था कि इंडिया गठबंधन का लहर जनता में नहीं था। इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ उपचुनाव होता है, वहां पर जब
कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो उसे भी एक लहर बनाने की कोशिश हुई, एक नेगेटिव सेट करने की बात हुई कि बद्रीनाथ को कांग्रेस ने जीत लिया, कांग्रेस पार्टी का लहर है, इंडिया गठबंधन का लहर है। जबकि सच्चाई ये था कि ग्राउंड पर इंडिया गठबंधन का कोई लहर ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी अपने ही बनाए गए नेगेटिव में, अपने कुछ यूट्यूबरों के द्वारा या कुछ पत्रकारों के द्वारा बनाए गए नेगेटिव में फंस गई और उस नेगेटिव पे कांग्रेस पार्टी ने ये उम्मीदें कर ली कि जनता अब उनके साथ है। जो कि सच्चाई है कि जनता कांग्रेस के साथ कभी थी ही नहीं। लोकसभा के परिणाम को आप जाकर देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने 2014 से जो ध्यान पर गई उस पर थोड़ा कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसमें भी बीजेपी ने कई सीटों पर गलत प्रत्याशियों का चयन किया। खासकर उत्तर प्रदेश में ऐसे कई प्रत्याशी थे जिसे बदलना जरूरी था, जिससे जनता की नाराजगी चल रही थी। उन प्रत्याशियों को बीजेपी ने टिकट दे दिया आत्मविश्वास में आकर। वही आत्मविश्वास जो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में दिखाया। हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी तो आत्मविश्वास के कारण कांग्रेस पार्टी ने पिछले बार के सभी 31 विधायकों को सीट दे दिया, जबकि इसमें कांग्रेस पार्टी को बदलाव करने की जरूरत थी, जो कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। वोट शेयर पर आता हूं। सच्चाई आप जान चुके कि कांग्रेस पार्टी का लहर लोकसभा में भी नहीं था, इंडिया गठबंधन का लहर लोकसभा चुनाव में भी नहीं था। जो नेगेटिव सेट करने की कोशिश हुई वो बस एक सोशल मीडिया तक सीमित रही या कुछ टीवी चैनलों पर या कुछ यूट्यूब चैनलों तक सीमित रही। सच्चाई तो ये है कि जनता ने कभी कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन पर विश्वास जताया ही नहीं। जनता ने इतना तो विश्वास जताया इस बार इंडिया गठबंधन पर कि जनता ने विपक्ष में भेज दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जनता आज भी कांग्रेस पार्टी को उतना महत्व नहीं देती है। लेकिन चलिए वोट शेयर पर हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में वोट शेयर 39.944%। इसके आगे हम बढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 39.09%। दोनों वोट शेयर को अगर हम देख लें, दोनों ही वोट शेयर को अगर हम मिला ले तो ज्यादा वोट शेयर का अंतर नहीं था। 0.85%, महज 0.85% वोट शेयर का अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। आम आदमी पार्टी अकेले तब पर 1.69% वोट शेयर लाया। अगर आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस गठबंधन कर लेती, 6 सीटें अगर आम आदमी पार्टी को दे देती तो आज आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल जाता और कांग्रेस का भी खाता खुल जाता, कांग्रेस का भी सरकार बन जाता। लेकिन नहीं बन पाया कांग्रेस का सरकार। इसके अलावा बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने 1.82% वोट शेयर लाए। सीपीएम की बात करें 0.25%। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल 4.14%। तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने एक रणनीति बनाया। 1-2 महीने पहले जब बीजेपी का अंदरूनी सर्वे आया तो उस संदूरी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी का हाथ तय हो चुका था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चक्रव्यूह का बुनियाद रख दिया, जहां भारतीय जनता पार्टी ने छोटी पार्टियों को फंडिंग किया, ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को खड़ा किया, निर्दलीय प्रत्याशियों को खड़ा किया। और जब आप सीटों की संख्या देखें, जिन 20 सीटों का शिकायत इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस पार्टी ने किया, उन सीटों पर भी देखेंगे तो वोटों का अंतर ज्यादा नहीं था। मतलब कांग्रेस पार्टी भले ही ईवीएम को दोष दे, लेकिन ईवीएम ने कुछ बिगाड़ा नहीं। कांग्रेस का खेल तो ये छोटी पार्टियों ने बिगाड़ दिया। कांग्रेस पार्टी का खेल जो है छोटी पार्टियों ने बिगाड़ा और कोई और नहीं बिगाड़ा। कांग्रेस पार्टियों का खेल इंडियन नेशनल लोकदल जैसे पार्टियों ने बिगाड़ा। कांग्रेस पार्टी का खेल बीएसपी ने बिगाड़ा। भले ही सीट नहीं मिली मायावती को, लेकिन मायावती ने बिगाड़ दिया कांग्रेस पार्टी का खेल। आम आदमी पार्टी ने बिगाड़ दिया, भले ही सीट नहीं मिला। आप कल्पना कीजिए कि आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उन 90 सीटों पर 88 सीट ऐसे थे जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया। मतलब आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने सारे सीटों पर चुनाव लड़ लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक काम तो कर दिया। कई सीटों पर आम आददमी पार्टी को प्रत्याशी को 899 वोट मिला और कांग्रेस पार्टी का हार भी करीब उतने ही वोटों का है। मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत हुई थी, जिस हरियाणा की मिट्टी पर महाभारत हुई थी, जिस हरियाणा की धरती में महाभारत हुई थी, आज 2024 में उसी हरियाणा में एक बार फिर से चक्रव्यूह का बुनियाद रचा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उस चक्रव्यूह में फंसा कौन? उस चक्रव्यूह में कांग्रेस पार्टी फंस गया। जब महाभारत हुई तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। अभिमन्यु को ये समझ में नहीं आया कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने तो आता था, लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकल नहीं सकते थे। लेकिन आज के टाइम के, आज के हरियाणा के महाभारत में तस्वीर ये हुई कि कांग्रेस पार्टी चक्रव्यूह में घुस गई और उस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने खोला ही नहीं। एक ऐसे चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को फंसा लिया जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जानबूझकर पीएम मोदी ने
रैली 3 दिन पहले समाप्त किया कि कांग्रेस पार्टी को आत्मविश्वास में आने दिया। कांग्रेस पार्टी के कुछ सहयोगी मीडिया चैनल थे, उन्हें पत्रकार कहे या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहे, उन लोगों ने भी खूब एक तरह से नेगेटिव सेट किया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। एग्जिट पोल आई तो एग्जिट पोल में भी क्लियर हो चुका था कि कांग्रेस पार्टी का सरकार आ रही है। एग्जिट पोल कैसे गलत हो गया, तो हम आपको ये बताते हैं। 14 से 15% वोट शेयर का उछाल हुआ। 14 से 15% का जो आमतौर पर वोट शेयर का उछाल होता है ना, तो ये क्लियर समझ लीजिए कि सत्ता परिवर्तन का लहर। एग्जिट पोल ऐसे 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी गलत हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया था बिहार में। 2020 में भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल गलत हुआ। 2024 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी एग्जिट पोल गलत हुआ। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एग्जिट पोल भले ही गलत हो गया, लेकिन इसके साथ ही जो हरियाणा के लोकल पत्रकार थे, जो हरियाणा के विश्लेषक थे, वो ये मान के चल रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आप बात करते तो हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कुछ ऐसे नेता थे जो कह रहे थे कि इस बार सरकार बनने की संभावनाएं नहीं है। भाजपा भी अंदर ही अंदर हार मान चुकी थी। लेकिन यहाँ पर खेल कहाँ से हुआ? खेल ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ जब वहां रैली करने गए, योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहे कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, योगी आदित्यनाथ ने 14 रैलियां की और उसमें 9 जगह पर जहां रैली योगी आदित्यनाथ ने किया, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। सीटों से ये आंकड़ा आप देखेंगे तो 15 या 20 के आसपास का है। मतलब योगी इफेक्ट हरियाणा में दिखा। हिंदू बटेगा तो कटेगा, इस प्रकार के नारे योगी आदित्यनाथ ने दिए। और योगी आदित्यनाथ का जो ये पूरा खेल आप कह सकते हैं, योगी आदित्यनाथ का रहा। योगी आदित्यनाथ के जो भाषण देने की शैली था, वो जनता को पसंद आ गया, हिंदू वोटरों को एकजुट कर दिया। और हरियाणा का जीत को अगर बीजेपी हिंदुओं की जीत की बता रही है, तो उसके पीछे का कारण यही है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर जुल्म हुई, जिस प्रकार से बांग्लादेश की घटनाओं की वीडियो लगातार सामने आई, उसके बाद भी हिंदुओं में कहीं ना कहीं एकजुटता ला दिया। और योगी आदित्यनाथ की वो रैली और पीएम का वो भाषण, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया, वो बात अगर हम बच गए तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, ये कुछ ऐसा ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, उसका नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हिंदुओं को एकजुट रहना होगा, वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं ये सब कुछ हिंदुओं को एकजुट करने का मिशन, हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये सब कुछ हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं बड़ा खेल रच दिया। जिस हरियाणा में के कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, उसी हरियाणा में एक बार फिर से चक्रव्यूह रचा गया। और इस बार चक्रव्यूह फंसने वाला जो व्यक्ति, इस बार चक्रव्यूह में कांग्रेस पार्टी को फंसाया गया। कांग्रेस पार्टी को कुछ समझ में नहीं आया। कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल के नतीजे देखकर बड़ा खुश हो रही थी, और कांग्रेस पार्टी उस दिन भी खुश हो रही थी जब चुनाव की शुरुआती नतीजे आने वाले रुझानों में कांग्रेस पार्टी बढ़त बढ़ाती दिख रही थी। लेकिन आगे जो हुआ वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक सदमा था। कांग्रेस पार्टी ने अपेक्षा भी नहीं की थी, वो हो गया। साथ ही आपको बताते चले कि जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, अदर्स कह सकते हैं या अन्य कह सकते हैं या छोटी पार्टियों, कुछ और छोटी पार्टियों कह सकते हैं, उन्हें जो टोटल वोट शेयर मिला वो करीब 12% था। करीब 12% वोट शेयर वो प्रत्याशी ले गए जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वो ज्यादा वोटों का नुकसान नहीं करवा पाए, लेकिन इतना करवा दिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं बनी, कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने लाख कोशिश किया हरियाणा जीतने की। कांग्रेस पार्टी आत्मविश्वास में डूब रही थी कि कांग्रेस पार्टी की सुलामी चल रही थी, और कांग्रेस पार्टी को हराने वाला कोई बाहरी भी नहीं था। कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, हुड्डा वर्सेस शेरजा का जो लड़ाई चल रहा था, उसका इफेक्ट हुआ। शेरजा को जब ये लगने लगा कि वो सीएम प्रत्याशी नहीं बन सकते, शेरजा ने अंतिम तक कहा था कि वो सीएम के दौर में है, लेकिन कहीं ना कहीं दलित वोटरों में ये लगने लगा कि शेरजा सीएम नहीं बनेंगे, हुड्डा ही सीएम बनेंगे, उसका दलित वोटर चले गए। और दूसरे तरफ हुड्डा ये चाहते थे कि जो स्थिति ये रहे कि कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ी जीत ना मिले, कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिले कि हुड्डा आराम से हरियाणा में सरकार चला सके। यानी सीटों को कम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही होने लगी। अंदरूनी लड़ाई जो कांग्रेस में थी, वो अंदरूनी लड़ाई ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को डुबा दिया। आपको बताते चले कि भाजपा और कांग्रेस के बीच जो अंतर 11 सीटों का रहा है ना, वो महज 0.85% वोट से। अगर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को मिला लिया होता तो स्थिति नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने अगर केजरीवाल के साथ गठबंधन कर लिया होता तो ये स्थिति देखने को मिलती नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अगर सपा के साथ अलायंस कर लिया होता तब भी ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। सपा के साथ और केजरीवाल को अगर साथ लेकर कांग्रेस पार्टी चलती तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी। कांग्रेस की सत्ता कहीं ना कहीं हरियाणा में बन सकती थी,
कांग्रेस में बस जाट वोटरों पर ही निर्भर रह गई। जाट और मुस्लिम समीकरण कांग्रेस पार्टी बनाने की कोशिश की, जबकि सच्चाई ये भी है कि हरियाणा में मुस्लिमों की आबादी महज 60% है। तो कांग्रेस जो समीकरण बनाकर चल रही थी जाट और मुस्लिम एकजुट करने की, वो समीकरण हरियाणा में नहीं चला। जाट वोटों में भी बड़ा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं, जो जाट वोटर है उसमें बड़ा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ चला गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाट वोटर भी चला गया। जब हम यादवों की बात करते तो हरियाणा के जो यादव हैं, हरियाणा के यादव बीजेपी के साथ ही जाएंगे। बिहार उत्तर प्रदेश के यादव आपको सपा या आरजेडी की तरफ जाते दिख जाएंगे। हरियाणा के यादव जो है उनका जो आप कह सकते हैं हरियाणा के यादवों का जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में कोई ऐसा यादव नेता भी उभर नहीं पाया, जो भी नेता उभरेगा वो भारतीय जनता पार्टी में, यानी हरियाणा में बीजेपी का कोर वोटर है यादव। और यादव बेल्ट में जब देखेंगे, अहिरवार सीट में देखिएगा हरियाणा में, तो एक तरफा बीजेपी जीती है। लगभग सारी सीटों को बीजेपी ने जीत लिया। कारण यही है कि हरियाणा के जो यादव है वो बीजेपी के ही वोट बैंक है। हरियाणा के यादव बीजेपी को छोड़ नहीं सकते ही, और बीजेपी को भी ये पता है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने कोशिश बहुत किया है कि जो यादव है उसे अपने साथ लाने की, लेकिन हरियाणा का जो यादव है वो बीजेपी के साथ ही रहा है। तो मतलब क्लियर है कि हरियाणा की यादव बीजेपी का साथ नहीं छोड़ सकती। यह बातें बीजेपी भी जानती है। बीजेपी का कोर वोटर हरियाणा के यादव है। और कहीं ना कहीं तस्वीर को समझिए, जो 11 सीटों का फासला लग गया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, वो फासला इसलिए लग गया कि जो 0.85% वोट से इधर से उधर हो गया। मतलब इतने ही वोट शेयर में कांग्रेस को हार मिली। और इन समान समीकरणों को समझने के बाद, इन तमाम राजनीति की परिस्थितियों को समझने के बाद आपको हरियाणा की राजनीति की तमाम गणित को समझ चुके होंगे। हरियाणा की जातीय गणित को भी आप समझ चुके होंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।